ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनिका के हाथ को अपने कंधे पर देखकर आशीष के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। आशीष ने धीमी और दबी हुई आवाज में अनिका से कहा, अरे मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि जिंदगी के आखिरी वक्त में मुझे एक सच्चा दोस्त मिल गया। इसके अलावा मुझे जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। अनिका के ठीक सामने बैठा एलेक्जेंडर बड़ी ही हैरानी से आशीष को देख रहा था। एलेक्जेंडर के चेहरे को देखकर अनिका इतना तो जान चुकी थी कि एलेक्जेंडर क्रिस्टोफर से जितना क्लोज था उतना आशीष से नहीं था। अनिका के लिए यह बात काफी हैरान करने वाली थी। अनिका ने आशीष की ओर मुड़कर पूछा, मुझे एक बात बताओ, ये तो जाहिर सी बात है कि तुम में और क्रिस्टोफर में तुम एक बेहतर इंसान हो और क्रिस्टोफर एक जानवर, एक राक्षस। फिर एलेक्जेंडर क्रिस्टोफर से इतना क्लोज क्यों है? यह सवाल सुनते ही आशीष के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आने लगी। अनिका का सवाल सुनने के बाद आशीष काफी मायूस नजर आने लगा था। आशीष ने अपना चेहरा अनिका से दूसरी ओर घुमा लिया। कमरे की बंद खिड़की के पास जाकर आशीष ने धीमी आवाज में अनिका से कहा, क्रिस्टोफर ने हमेशा ही मुझे एलेक्जेंडर से दूर रखा है। वो मुझे एलेक्जेंडर से मिलने नहीं देता था। एलेक्जेंडर ने अपना ज्यादातर वक्त क्रिस्टोफर के साथ ही बिताया है, इसलिए जाहिर सी बात है कि एलेक्जेंडर का लगाव क्रिस्टोफर की ओर ज्यादा है। एलेक्जेंडर को तुमसे चुराना, एलेक्जेंडर को बंदी बनाकर रखना, ये सारा क्रिस्टोफर का ही आइडिया था। मैं चाहकर भी एलेक्जेंडर की मदद नहीं कर पाता था। आशीष की बात पूरी होने के बाद अनिका ने जब हैरान एलेक्जेंडर की ओर देखा तो एलेक्जेंडर के सर पर हाथ फेरते हुए अनिका ने कहा, देखो बेटा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इस वक्त हमारे सामने जो खड़ा आदमी है वो वही आदमी है जिसे तुम क्रिस्टोफर यानी कि अपना डैड मानते हो, मगर इन दोनों में बहुत फर्क है। एक ही शरीर होने के बावजूद ये दो अलग अलग इंसान हैं। एलेक्जेंडर चीजों को समझने की कोशिश कर रहा था। एलेक्जेंडर कम उम्र से ही साइंस में काफी दिलचस्पी लगा के रखता था। एलेक्जेंडर को बड़े होकर डॉक्टर बनना था, इसलिए कम उम्र से ही एलेक्जेंडर ने इंटरनेट के जरिए मेडिकल साइंस के बारे में काफी चीजें पढ़ने की कोशिश की थी। एलेक्जेंडर ने स्लिप्ड पर्सनालिटी के बारे में भी काफी कुछ पढ़ रखा था। धीरे धीरे अनिका की बात समझने के बाद एलेक्जेंडर मन ही मन कुछ सोचने लगा। फिर अचानक ही आशीष की ओर देखकर एलेक्जेंडर ने पूछा, तो क्या मेरे कमरे में कंप्यूटर आप ही ने लगवाया था? नन्हे से एलेक्जेंडर के मुंह से ये बात सुनते ही आशीष दंग रह गया। आशीष ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए एलेक्जेंडर से पूछा, हाँ, मगर तुम्हें कैसे पता चला? नन्हे से एलेक्जेंडर ने अनिका की ओर देखकर कहा, मुझे बचपन से ही बड़े होकर डॉक्टर बनने का शौक था, मगर डैड नफरत करते थे इस चीज से। फिर अचानक वो कहते थे कि मैं बड़े होकर डॉक्टर नहीं बन सकता क्योंकि डॉक्टर सबसे उन्हें बेहद नफरत थी। एक दिन मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर तो काफी अच्छा और बड़ा काम करते हैं, लोगों की तकलीफें दूर करके उनकी जिंदगी आसान और बेहतर बनाते हैं। फिर ये कैसे हो सकता है कि किसी को इस प्रोफेशन से इतनी दिक्कत हो? मेरा सवाल सुनने के बाद डैडी काफी नाराज हो गए थे। वो गुस्से में बोले, तुमसे किसने कह दिया कि डॉक्टर अच्छे होते हैं? तुम नहीं जानते कि डॉक्टर कितने बुरे होते हैं। कुछ पैसे वाले लोगों की जान बचाने के लिए उन्होंने कई मासूम लोगों की बलि चढ़ाकर अपनी विद्या को सीखा है। कहीं न कहीं अनिका भी जानती थी कि क्रिस्टोफर ने ऐसी बातें एलेक्जेंडर से क्यों कही थी। खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन में कई डॉक्टर्स काम किया करते थे। अपने मकसद को पाने के लिए वो लोग कई बार गरीब निर्दोष लोगों को अपने एक्सपेरिमेंट का शिकार बनाकर बलि चढ़ा दिया करते थे। पुराने जमाने में भी ऐसा ही होता था। दो देशों की वार में पकड़े गए बंदियों को गुलाम बना दिया जाता था और उन्हें एक एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में भेज दिया जाता था, जहां डॉक्टर्स अपने अपने आविष्कारों को टेस्ट करने के लिए उन पर एक्सपेरिमेंट किया करते थे। उन्हें एक्सपेरिमेंट के जरिए फ्यूचर में दवाई और बेहतर इलाज के लिए मेडिकल इक्विपमेंट्स तैयार होने लगे, मगर टेक्नोलॉजी को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कई मासूम और निर्दोष लोगों को बलि चढ़ा दिया जाता था। यहाँ तक कि पावर ड्रग के इफेक्ट्स को जानने के लिए भी कई मासूम को पावर ड्रग का इंजेक्शन देकर उन्हें ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का शिकार बनाया गया था। और शायद इसीलिए क्रिस्टोफर
डॉक्टर सबसे नफरत करता था। नन्हे से अलेक्जेंडर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, जब डैड ने मुझे मना किया था कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, तब मैं उनसे काफी नाराज हो गया था। डैड मुझे कभी नाराज नहीं करते थे, मेरी हर जिद को पूरा किया करते थे, मगर मेरी इस जिद को पूरा करने के लिए वो तैयार ही नहीं थे। मैं मेडिकल प्रोफेशनल के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था, मगर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जिंदगी में जो भी बनना चाहता हूँ बन सकता हूँ, मगर डॉक्टर नहीं बन सकता। वो हर चीज मुझे लाकर देंगे जो मैं चाहूँगा, बस मुझे डॉक्टर बनने की जिद छोड़नी होगी। मगर मैं भी इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। मैंने भी उन्हें धमकाते हुए कहा कि अगर वह मुझे डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं करने देंगे तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगा। मैंने ऐसा ही किया। अनिका नन्हे से अलेक्जेंडर के तेवर देखकर खुद हैरान रह गई थी। अनिका ने अलेक्जेंडर से पूछा, फिर क्या हुआ? अलेक्जेंडर की बात को आगे बढ़ाते हुए आशीष ने अनिका से कहा, फिर 3 दिन तक अलेक्जेंडर ने अपने मुंह में न खाने का एक निवाला रखा और न ही पानी पिया। तीसरे दिन भूख और प्यास से अलेक्जेंडर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। आशीष की बात सुनते ही अलेक्जेंडर की आंखों में चमक आ गई। अलेक्जेंडर ने अनिका की ओर देखकर कहा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। फिर जब मुझे होश आया तब मैंने देखा कि मेरे कमरे में एक कंप्यूटर लगाया गया था और साथ ही में एक प्लेट में मेरा फेवरेट पास्ता रखा हुआ था। एक चिट्ठी भी मुझे मिली जिसमें डैड ने लिखा था, इस कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से तुम मेडिकल साइंस के बारे में जो सीखना चाहती हो सीख सकते हो, मगर याद रखना यह सब तुम सिर्फ मेरी पीठ पीछे कर सकते हो। कभी मैंने तुम्हें मेडिकल साइंस के बारे में पढ़ाई करते हुए देख लिया तो मैं यह सब कुछ तुमसे छीन लूंगा। जैसे ही नन्हे से अलेक्जेंडर ने अपनी ये बात पूरी की, एक बात उसके दिमाग में बिजली की तरह चमकी। वो हैरानी से अपने सामने खड़े आशीष को देखने लगा और फिर कुछ देर बाद अटकती हुई आवाज में अलेक्जेंडर ने आशीष से पूछा, क्या इसका मतलब यही था कि मेरे कमरे में वो कंप्यूटर आपने लगाया था? अनिका और अलेक्जेंडर को अब पूरी बात समझ में आ गई थी। असल बात तो यह थी कि क्रिस्टोफर जानता ही नहीं था कि अलेक्जेंडर उसे छुप छुप कर मेडिकल साइंस की स्टडीज किया करता था। जब अलेक्जेंडर को ये बात रियलाइज हुई तो आशीष की ओर देखकर अलेक्जेंडर ने बड़ी रिस्पेक्ट से कहा, थैंक यू वेरी मच सर। अपने डैड की शक्ल वाले इस नए आदमी को अपने सामने देखकर अलेक्जेंडर को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या कहकर पुकारे। अलेक्जेंडर ने सिर्फ क्रिस्टोफर को अपना डैड माना था और इस वक्त जो आदमी उनके सामने खड़ा था वह क्रिस्टोफर नहीं था। वो बात अब अलेक्जेंडर अच्छी तरह से समझ चुका था। अलेक्जेंडर के मुंह से सर शब्द सुनकर आशीष के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आशीष ने अलेक्जेंडर के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम अपना फेवरेट पास्ता खा लो, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। तभी अनिका की नजरें कमरे के दरवाजे पर पड़ी। फटे हुए कपड़े में कुछ लोग अपने हाथों में महंगे चमकदार बर्तन पकड़कर खड़े थे। आशीष ने उन्हें अपने पास बुलाते हुए कहा, यह खाना यहीं पर लगा दो। अपने मालिक का हुक्म मिलते ही लोगों ने अनिका और अलेक्जेंडर के सामने एक के बाद एक सारी खाने की चीजें सजा दी। अपना फेवरेट पास्ता देखते ही अलेक्जेंडर पास्ता पर टूट पड़ा। आशीष ने अनिका की ओर देखकर कहा, तुम भी खा लो, तुमने काफी वक्त से कुछ खाना नहीं खाया है। अगर शरीर में कमजोरी होगी तो क्रिस्टोफर के साथ मुकाबला करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि आशीष की मौजूदगी में उसे जितना हो सके उतना आराम करना चाहिए और अपने शरीर को न्यूट्रिशन देकर अपने शरीर को ताकतवर रखने के लिए खाना भी खाना चाहिए। मगर वो ये भी जानती थी कि आशीष ने खुद भी काफी टाइम से कुछ नहीं खाया था, इसलिए अपनी थाली में कुछ खाना लेने के बाद अनिका ने आशीष की ओर देखकर कहा, तुम भी खाना खा लो। मेरे ख्याल से क्रिस्टोफर काफी कम खाता है। तुम्हारे शरीर की जरूरतें क्रिस्टोफर नहीं समझ सकता। वो बस उतना ही खाना खाता है जितना शरीर को जिंदा रखने के लिए जरूरी हो। हालांकि यह बात आशीष भी अच्छी तरह से जानता था। आशीष ने अपने कपड़े ठीक करते हुए अनिका से कहा, हाँ मैं जानता हूँ, मगर तुम दोनों खाना खाओ। मैं जरा उस खाना बनाने वाली लड़की की मामला निपटा कर आता हूँ। जैसे ही आशीष अपने कदम कमरे से बाहर ले जाने लगा, अनिका ने उसे रोकते हुए कहा, देखो उस लड़की का गुनाह इतना बड़ा नहीं है कि उसकी जान लेनी पड़े। अनिका की बात सुनकर आशीष वही दरवाजे पर ठहर गया। आशीष ने बिना अनिका की तरफ मुड़े अपना सिर झुकाकर कहा, मैं क्रिस्टोफर नहीं हूँ।
आशीष का रिएक्शन देखकर अनिका को भी एहसास हुआ था कि उसने गलत आदमी से गलत बात कह दी थी। हालांकि अनिका भी अच्छी तरह से जानती थी कि उस लड़की ने अलेक्जेंडर के साथ जो बर्ताव किया था उसकी सजा अनिका ने खुद ही उसे दे दी थी और वो नहीं चाहती थी कि उस बेचारी लड़की को इससे ज्यादा कोई सजा मिले। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि वो लोग इस वक्त जहाँ पर थे वहाँ कोई पुलिस कोई कानून लागू नहीं पड़ता था, क्योंकि 3 देशों की बॉर्डर पर बने इस गांव को अगर कोई भी कंट्री कंप्लेन करने की कोशिश करती तो बाकी दोनों उसे अपनी LOC का अपमान मानकर उसे अपनी जमीन पर थ्रेट समझ बैठते, जिसकी वजह से माहौल यह हो गया था कि उस गांव पर क्लेम करने वाला कोई नहीं था और किसी भी सरकार और किसी भी हुकूमत की सरहद से बाहर बने इस गांव में पुलिस और कानून जैसी कोई चीज मौजूद नहीं थी। इस वक्त अपने आसपास का माहौल देखकर अनिका को ये अंदाजा लग गया था कि अगर इस गांव का कोई सरताज था तो बस वह क्रिस्टोफर था और उसी के हुक्म से गांव के सारे लोग काम किया करते थे। आशीष के जाने के बाद अलेक्जेंडर ने अपना फेवरेट पास्ता पूरा खाया। अनिका ने भी अलेक्जेंडर के साथ साथ अपना खाना पूरा किया। उसके बाद अलेक्जेंडर को बिस्तर पर लेटाकर अनिका बड़े ही प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरती रही। अपनी माँ से मिल रहे प्यार को अलेक्जेंडर को अपने किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ सालों पहले अलेक्जेंडर को ये भी नहीं पता था कि माँ का स्पर्श कैसा होता है। रोहित और अनिका की फैमिली से मिलने के बाद भी अनिका हमेशा ही अलेक्जेंडर से दूर रहती थी, मगर अब अलेक्जेंडर की जिंदगी में वो हो रहा था जिसके बारे में उसे बस सपने में ही देखे थे। अलेक्जेंडर की माँ बड़े ही प्यार से उसे थपकियां देकर सुला रही थी। अलेक्जेंडर एक ऐसी दुनिया में पहुंच गया था जहां पर सिर्फ वो था और उसकी माँ थी। अनिका की थपकियों से अलेक्जेंडर की आंखें भारी होने लगी थी। वो गहरी नींद में सोने ही वाला था कि अचानक ही अनिका के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी। अनिका ने अलेक्जेंडर से पूछा, अलेक्जेंडर मुझे एक बात बताओ, क्या क्रिस्टोफर भी चश्मे पहनता था? अनिका का सवाल सुनते ही अलेक्जेंडर गहरी नींद से जाग गया। अलेक्जेंडर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अनिका का सवाल पूरी तरह से सुना नहीं था, अगर सुना भी था तो अच्छी तरह से समझा नहीं था। इसलिए अनिका ने अपना क्वेश्चन रिपीट करते हुए अलेक्जेंडर से पूछा, बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो। अनिका की बात सुनते ही अलेक्जेंडर की नींद पूरी तरह से उड़ गई थी। वह जानता था कि उसकी माँ उससे कोई बहुत जरूरी सवाल पूछना चाहती थी। अनिका ने अलेक्जेंडर से कहा, बेटा मुझे अच्छी तरह से याद करके बताओ, क्या क्रिस्टोफर स्पेक्स पहनता था? अनिका के सवाल का बिना वक्त गंवाए अलेक्जेंडर ने जवाब देते हुए कहा, नहीं, वह नहीं पहनते थे। अलेक्जेंडर का जवाब सुनने के बाद अनिका मन ही मन एक गहरी सोच में डूब गई। तभी नन्हे से अलेक्जेंडर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, मम्मा दरअसल मैं इस अंकल को तो कभी देखा ही नहीं। डैड हमेशा मुझसे कहा करते थे कि मुझे इनसे दूर रहना है, ये अच्छी नहीं है। नन्हे से अलेक्जेंडर की बात सुनकर अनिका अपनी सोच में डूबी रही, मगर अलेक्जेंडर को फिर से बिस्तर पर लेटाकर अनिका अपने एक हाथ से अलेक्जेंडर की छाती पर थपकियां देती रही। अलेक्जेंडर के ठीक बगल में बैठी अनिका गहरी सोच में डूबी रही। तभी नन्हे से अलेक्जेंडर की प्यारी सी आवाज दोबारा अनिका के कानों पर पड़ी। अलेक्जेंडर बिस्तर पर लेटा हुआ बड़ी बड़ी आंखों से अनिका को देखते हुए कह रहा था, मम्मा डैड ने मुझसे कहा था कि मुझे इनसे दूर रहना है क्योंकि यह बुरे इंसान है, मगर अब मुझे पता चल रहा है कि डैड ही बुरे इंसान है और ये इंसान अच्छा है ना मम्मा? अलेक्जेंडर की यह बात सुनकर अनिका कुछ देर तक अलेक्जेंडर को देखती रही। कहीं न कहीं अनिका को अलेक्जेंडर के इस मासूम से सवाल को सुनकर अपने आप पर काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अलेक्जेंडर ने आज जो सवाल पूछा था, अगर उसका जवाब अनिका ने कुछ महीनों पहले ही अलेक्जेंडर को दे दिया होता तो शायद आज यह नौबत ही ना आती। जब अलेक्जेंडर सालों बाद रोहित और अनिका की जिंदगी में वापस आया, तब रोहित और अनिका अच्छी तरह से जानते थे कि क्रिस्टोफर ने 6 साल तक अलेक्जेंडर को पाला था और अलेक्जेंडर के मन में क्रिस्टोफर के लिए काफी फीलिंग्स थी। इसलिए उस वक्त अनिका और रोहित ने अलेक्जेंडर को क्रिस्टोफर की असलियत के बारे में कुछ नहीं बताया था, मगर आज अनिका को अपने इस किए पर काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अगर उस वक्त
एलेक्जेंडर को अच्छाई और बुराई के बारे में अनिका ने समझा दिया होता तो उसे भी ये समझा दिया होता कि क्रिस्टोफर किस तरह का आदमी था, तो शायद क्रिस्टोफर इतनी आसानी से एलेक्जेंडर का ब्रेन वॉश करके V16 पावर ड्रग को एलेक्जेंडर के जरिए चुराने में कामयाब नहीं हुआ होता और V16 पावर ड्रग का आखिरी डोज अभी भी अनिका के पास होता, जिससे एलेक्जेंडर की जान बचाई जा सकती थी। तभी गहरी सोच में डूबी हुई अनिका को अपने विचारों से बाहर निकालते हुए एलेक्जेंडर ने पूछा, बताओ ना मम्मा, डैड बुरे आदमी है ना? एलेक्जेंडर बड़ी ही बेसब्री से अनिका के जवाब का इंतजार करता रहा। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि एक माँ होने के नाते अगर अनिका ने एलेक्जेंडर को पहले ही बता दिया होता कि क्रिस्टोफर के क्या इरादे थे, तो एलेक्जेंडर क्रिस्टोफर के जाल में फंसकर कभी वो कदम न उठाता जो अनजाने में उसने उठा लिया था, जिस वजह से वो खुद ही अपनी जान का दुश्मन बन गया था। अपने छोटे से बच्चे के सवाल पर अनिका ने काफी समझदारी से उसे जवाब देते हुए कहा, देखो बेटा, इस दुनिया में अच्छा इंसान बुरा इंसान जैसा कुछ होता ही नहीं है। बस इंसान के मन में चल रहे अच्छे और बुरे विचार होते हैं। हर इंसान के मन में एक राक्षस छुपा होता है और उसी इंसान के मन में एक देवता। अब सवाल यह है कि हम हमारे मन में किस शक्ति को ज्यादा बल देते हैं। हर इंसान के मन में बुरे विचार उठते हैं, मगर इस दुनिया में रहने वाले कुछ रीति रिवाज होते हैं जिन्हें हम आज की दुनिया में अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। अगर इंसान को भूख लगती है तो खाना खाता है, उसे प्यास लगती है तो वो पानी पीता है। तुम यह कह सकते हो कि हर इंसान जन्म से थोड़ा स्वार्थी ही होता है, मगर अपने स्वार्थ को किस हद तक हमारे मन पर हावी होने देना है, ये हम ही को डिसाइड करना है। इंसान की ये शक्ति ही उसे किसी भी सिचुएशन में अच्छा या बुरा बनाती है। नन्हे से एलेक्जेंडर ने जिंदगी में इससे पहले कभी इस तरह की बातें कभी नहीं सुनी थी। हालांकि वो अनिका का हर शब्द अच्छी तरह से समझ पा रहा था, मगर कहीं न कहीं नन्हे से एलेक्जेंडर को अनिका की बातें काफी बोरिंग भी लग रही थी। अनिका भी एलेक्जेंडर के रिएक्शन को देखकर समझ गई थी कि एलेक्जेंडर अनिका की बातों से पूरी तरह से कन्विंस नहीं था। एलेक्जेंडर अभी भी शायद समझ नहीं पाया था कि अनिका ने उसके सवाल का एग्जैक्टली क्या जवाब दिया था। नन्हे से एलेक्जेंडर ने फिर से अनिका से पूछा, तो मम्मा मुझे क्या समझना चाहिए? क्रिस्टोफर डैड अच्छे हैं या बुरे? अनिका ने इस बार काफी सीधे शब्दों में एलेक्जेंडर से कहा, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे को अच्छी से अच्छी परवरिश मिले। कभी भी कोई माँ बाप अपने ही बच्चों के खिलाफ किसी भी तरह की प्लानिंग नहीं करते। अपने ही बच्चों को कोई माँ बाप नुकसान पहुँचाना नहीं चाहते हैं। हर माँ बाप की ये ड्यूटी होती है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी जिंदगी दें और बेहतर से बेहतर फ्यूचर दें। मैं बस तुमसे इतना कहना चाहती हूँ कि अब तुम्ही को ये डिसाइड करना होगा कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। अगर अगली बार वो तुमसे कोई ऐसी चीज करने के लिए कहें जो तुम्हारे लिए खतरा बन सकती है, तो तुम्हें उसकी बात को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देना है। इस बार नन्हा से एलेक्जेंडर अच्छी तरह से समझ गया था कि उसकी माँ उससे क्या कहना चाहती थी। एलेक्जेंडर छोटा जरूर था, मगर पावर ड्रग के कारण एलेक्जेंडर का दिमाग बाकी बच्चों से काफी ज्यादा सेंसिटिव और तेज हो चुका था। वो चीजें बाकी बच्चों के सीखने में कई साल लगा दिए करते थे, वो बातें एलेक्जेंडर कुछ ही पलों में समझ जाया करता था। अनिका की पूरी बात सुनने के बाद अनिका की ओर देखकर मुस्कुराते हुए एलेक्जेंडर ने कहा, ठीक है मम्मा, आगे से मुझे ऐसी कभी गलती नहीं होगी। ये कहने के बाद एलेक्जेंडर अनिका से लिपट गया। अनिका भी बड़े ही प्यार से एलेक्जेंडर को थपकियां देकर वापस सुलाने लगी। इस बार कुछ ही देर में एलेक्जेंडर गहरी नींद में सो गया। एलेक्जेंडर को सुलाने के बाद अनिका ने कमरे की लाइट बंद कर दी और एलेक्जेंडर को ब्लैंकेट ओढ़ाने के बाद चुपचाप कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर निकल गई। एलेक्जेंडर के कमरे से बाहर निकलकर अनिका स्टेयरकेस से उतरकर फिर से नीचे की ओर जाने लगी। अनिका पूरी बिल्डिंग से पूरी तरह से अनजान थी। वह आशीष को ढूंढते हुए यहाँ वहाँ अपनी नजरें घुमाने लगी। तभी अचानक अनिका के कानों पर एक तेज आवाज पड़ी। आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई जोर से कोई लोहे की सलाखें जमीन पर घसीट रहा था।
जब अनिका आवाज के डायरेक्शन में आगे बढ़ी तो कुछ कदम चलने के बाद अनिका ने देखा कि हैरी एक बड़ा सा लोहे की पेटी लेकर जमीन पर घसीटते हुए कहीं ले जा रहा था। हैरी जिस तरह से ताकत लगाकर उस सूटकेस को खींच रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई भारी सामान रखा हुआ था। अनिका को देखकर हैरी कुछ सेकंड के लिए अपनी जगह पर रुक गया और फिर अनिका को इग्नोर करके फिर से लोहे की पेटी को खींचने लगा। अनिका कुछ देर तक हैरी को देखती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे हैरी की मदद भी करनी चाहिए या नहीं। कुछ ही सेकंड में हैरी उन लोहे की पेटी लेकर बिल्डिंग से बाहर चला गया। तभी अनिका ने देखा कि आसपास कई कमरे नजर आ रहे थे। ज्यादातर कमरे अंडर कंस्ट्रक्शन थे, मगर तभी अनिका की नजर एक कमरे के खुले दरवाजे पर पड़ी। उस कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कमरा इस वीरान बंजर सी बिल्डिंग में इकलौता फर्निश्ड कमरा था। जब अनिका धीरे धीरे उस कमरे के पास गई, तब अनिका को एहसास हुआ कि उस कमरे के अंदर एसी भी लगाया हुआ था, जिससे ठंडी हवा बाहर निकल रही थी। अनिका उस कमरे के अंदर पहुंची तो अनिका ने देखा कि कमरे के एक कोने में खड़ा आशीष बेसिन में अपने हाथ धो रहा था। आशीष बड़े ही ध्यान से अपने हाथ को धो रहा था। कुछ देर तक अच्छी तरह साबुन और पानी से अपने हाथों को धोने के बाद अनिका की ओर पीठ किए आशीष ने अपने बगल से रखे कुछ टिश्यूज उठाकर बड़े ही ध्यान से अपनी उंगलियों और नाखूनों को पोंछना शुरू किया। आशीष नहीं जानता था कि अनिका कमरे में दाखिल हुई थी। तभी अनिका ने पीछे से आवाज लगाते हुए आशीष से कहा, हाथ धोना अच्छी बात है, मगर हाथों को इतना जोर लगाकर भी नहीं घिसना चाहिए कि उनसे खून निकल आए। अनिका की आवाज सुनते ही आशीष चौंक गया। उसने मुड़कर अनिका की ओर देखा और एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, अरे अनिका, तुम यहाँ? अनिका की नजरें उस टिश्यू पेपर पर पड़ी जिससे आशीष अपने हाथ साफ कर रहा था। टिश्यू पेपर की ओर इशारा करते हुए अनिका ने आशीष से कहा, देखो, तुमने इतनी जोर जोर से अपने हाथ घिसे कि तुम्हारे हाथों से खून निकलने लगा है। जब आशीष ने अपने हाथों से पकड़े हुए टिश्यू पेपर को देखा तो अटकती हुई आवाज में टिश्यू पेपर को डस्टबिन में फेंकते हुए आशीष कहने लगा, अरे नहीं, वैसे तो किचन में काम करते हुए जरा सा कट लग गया था। अनिका ने अपने दोनों हाथ फोल्ड करते हुए आशीष की आंखों में आंखें डालकर पूछा, अच्छा, वो लड़की कहाँ है? अनिका का सवाल सुनकर आशीष काफी परेशान नजर आने लगा। अनिका ने अपना सवाल रिपीट करते हुए आशीष से पूछा, कहाँ गई वो लड़की? आशीष ने बात बनाते हुए अटकती हुई आवाज में अनिका से कहा, मैंने हैरी से कहकर उसे घर से बाहर भिजवा दिया, अब वो वापस कभी नहीं आएगी। आशीष की बात सुनने के बाद अनिका ने आशीष से कहा, अरे उसे भिजवाने से पहले उसका पूरा सामान तो उसके साथ भिजवा देते। अनिका की ये बात सुनकर आशीष हैरानी से अनिका को देखने लगा। तभी अनिका ने जमीन पर गिरा हुआ हेयर बैंड उठाते हुए आशीष से कहा, ये उसका हेयर बैंड है, लगता है वो लड़की यहीं पर भूल गई है। उस हेयर बैंड पर खून लगा हुआ साफ नजर आ रहा था। आशीष अटकती हुई आवाज में अनिका से कहने लगा, अरे ये हेयर बैंड, ये पता नहीं यहाँ कैसे आया। ये कहने के बाद आशीष ने वो हेयर बैंड अपने हाथों में लेकर डस्टबिन में डाल दिया। तभी अनिका ने अपनी आवाज तेज करते हुए आशीष से कहा, अब अपना नाटक बंद करो क्रिस्टोफर, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बिना किसी कारण उस मासूम लड़की को तुमने मार दिया। तुम आदमी हो या जानवर? अपने चेहरे से चश्मा उतारते हुए अचानक ही आशीष मुस्कुराने लगा। अपनी आवाज में थोड़ा भारीपन लाते हुए क्रिस्टोफर ने अनिका की ओर देखकर कहा, तुम काफी तेज हो, सचमुच। क्या गजब का इंटेलिजेंट है तुम्हारे दिमाग के अंदर, मुझे झट से पहचान लिया। तुम्हारे सामने मुझे काफी अलर्ट रहना पड़ता है। अच्छा, मुझे ये तो बताओ कि वाकई में तुम इतनी इंटेलिजेंट हो कि तुम्हें हर छोटी से छोटी बात पता चल जाती है मेरे बारे में, या फिर तुम मुझसे प्यार करने लगी हो और इसीलिए मेरी हर छोटी से छोटी बात पर तुम्हारी नजर रहती है। अनिका ने अपनी आवाज तेज करते हुए क्रिस्टोफर से कहा, तुमने उस लड़की के साथ जो कुछ भी किया वो अच्छा नहीं किया। ऐसा करने की क्या जरूरत थी? क्यों मारा तुमने उस लड़की को? क्रिस्टोफर ने अपने दोनों हाथ हवा में उछालते हुए अनिका को धीरे बोलने का इशारा करते हुए कहा, धीरे धीरे धीरे। वो क्या है ना कि मुझे यह पसंद नहीं कि कोई मेरा बॉस बनकर मेरे साथ बात करे
और जहाँ तक उस लड़की का सवाल है, तो उस लड़की ने तुम दोनों के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और तुम दोनों को यहाँ पर मैं लाया हूँ। भले ही तुम खुद भी मेरी गुलाम हो, मगर मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई गुलाम दूसरे गुलाम को अपना गुलाम समझे। उस लड़की को पता होना चाहिए कि उसकी लिमिट्स क्या है। वो अपनी लिमिट भूली और उसने एक ऐसी गलती की जिसकी मैं उससे माफी नहीं दे सकता था। चलो उस लड़की की बात छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारे लिए क्या लिमिट सेट की जाए। अनिका को उस लड़की के लिए काफी बुरा लग रहा था, एक लड़की जिसने शायद अभी तक बाहर की दुनिया भी नहीं देखी थी। क्रिस्टोफर ने बिना किसी कारण उसे बेरहमी से मार दिया था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उस लड़की ने अनिका के साथ बदतमीजी से बात की थी। कहीं न कहीं उस लड़की की मौत पर अनिका को गिल्ट महसूस होने लगा था। अनिका के लिए अब ज्यादा परेशानी की बात ये थी कि अनिका के लिए ये पहचानना काफी मुश्किल हो गया था कि उसके सामने खड़ा शख्स आशीष था या क्रिस्टोफर। अनिका और एलेक्जेंडर को खाना देने के बाद जो इंसान कमरे से निकला था वो आशीष नहीं बल्कि क्रिस्टोफर था, मगर अनिका के लिए ये पहचानना बेहद मुश्किल हो गया था। अनिका तो ये भी नहीं जानती थी कि क्रिस्टोफर आशीष के शरीर में कब लौट आया था। अनिका ने आशीष के साथ साइकोथेरेपी की बात की थी। क्या वो सारी बातें भी उसने अनजाने में क्रिस्टोफर के साथ की थी? ये बातें सोचकर अनिका काफी परेशान हो रही थी। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे चलकर इस सिचुएशन के साथ कैसे डील करे। अनिका ये भी अच्छी तरह से जानती थी कि अगर अनिका ने साइकोथेरेपी की मदद से आशीष के मन में बसे क्रिस्टोफर को हमेशा के लिए मार दिया, तो एलेक्जेंडर को बचाने के लिए V16 पावर ड्रग के आखिरी डोज तक उसका पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। अनिका के चेहरे पर परेशानी पड़ते हुए क्रिस्टोफर ने अपने कदम धीरे से अनिका की ओर आगे बढ़ाए और अपनी कमर झुकाकर अनिका से कहने लगा, देखो मेरी प्यारी गुलाम, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम और आशीष V16 पावर ड्रग के आखिरी डोज तक पहुँचना चाहते हो। मैं ये भी जानता हूँ कि आशीष को अब जीने की कोई इच्छा नहीं, वो मर जाना चाहता है। V16 पावर ड्रग का आखिरी डोज अगर उसे मिल गया तो वो यकीनन उसे तुम्हारे हवाले कर देगा, मगर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। बिना मेरी इजाजत के तुम और आशीष V16 पावर ड्रग के आखिरी डोज तक कभी अपने हाथ नहीं पहुँचा सकते। मेरी इजाजत के बगैर एलेक्जेंडर की जान बचाना तुम्हारे लिए नामुमकिन होने वाला है। हालांकि अनिका भी ये बात अच्छी तरह से जानती थी, मगर अनिका ने आशीष के कहने से उम्मीदें नहीं छोड़ी थी। अनिका को आशीष की उस बात पर भरोसा था कि अगर आशीष को कोई सुराग मिलता है तो वो जल्द से जल्द V16 पावर ड्रग तक पहुंचकर अनिका को V16 पावर ड्रग का आखिरी डोज दे देगा। मगर अनिका नहीं जानती थी कि उसे और कितना वक्त इंतजार करना होगा। एलेक्जेंडर के पास वक्त बहुत कम था। एलेक्जेंडर के पास जीने के लिए काफी कम दिन बचे थे। अगर जल्द से जल्द एलेक्जेंडर को V16 पावर ड्रग का डोज नहीं दिया गया तो पावर ड्रग के साइड इफेक्ट इतने बढ़ जाएंगे कि एलेक्जेंडर का शरीर उन्हें झेलने के लायक नहीं रहेगा। क्रिस्टोफर भी ये बात अच्छी तरह से जानता था कि अनिका पूरी तरह से उसके काबू में आ चुकी थी। जब तक V16 पावर ड्रग क्रिस्टोफर के कब्जे में था, अनिका को उसकी गुलामी मंजूर करनी ही थी। अनिका के परेशान चेहरे को देखते हुए क्रिस्टोफर ने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डाल दिए और मुस्कुराते हुए अनिका के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। अनिका को कुछ देर तक देखने के बाद क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, देखो, मैं तुमसे इतना जरूर कहूंगा कि मैं तुम्हें V16 पावर ड्रग नहीं देने वाला। क्रिस्टोफर की बात सुनकर अनिका क्रिस्टोफर की आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। क्रिस्टोफर अनिका के चारों ओर चक्कर लगाते हुए अनिका से कहने लगा, हाँ, मगर एक रास्ता है जिसके जरिए वो V16 पावर ड्रग मैं तुम्हें दे सकता हूँ और तुम एलेक्जेंडर को बचा सकती हो। अनिका जानना चाहती थी कि क्या सचमुच ये हो सकता था। क्या सचमुच क्रिस्टोफर अनिका के हवाले V16 पावर ड्रग का आखिरी डोज कर सकता था। तभी अचानक क्रिस्टोफर अपनी जगह पर चलते हुए रुक गया और अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, मैं सिर्फ एक ही शर्त पर तुम्हें V16 पावर ड्रग दे सकता हूँ। तुम मेरे बच्चे की माँ बन जाओ। एलेक्जेंडर को बचाने के लिए तुम मेरे बच्चे की माँ बनना चाहती हो तो मैं तुम्हें V16 पावर ड्रग दे सकता हूँ।
क्रिस्टोफर की बात सुनकर अनिका दंग रह गई। वैसे अनिका यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि क्रिस्टोफर उसके सामने जो भी शर्त रखने वाला था अलेक्जेंडर को बचाने के लिए, वह कोई मामूली शर्त नहीं होगी। मगर अनिका ने यह नहीं सोचा था कि क्रिस्टोफर उससे इतनी गिरी हुई बात करेगा। क्रिस्टोफर ने अनिका के सामने शर्त रखते हुए कहा, तुम्हारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है जिसके जरिए तुम अलेक्जेंडर की जान बचा सकती हो। तुम मेरे बच्चों को जन्म दो, मुझे मेरा वारिस मिल जाएगा तो मैं तुम्हें अलेक्जेंडर की जान बचाने के लिए V16 पावर ड्रग दे दूंगा। क्रिस्टोफर की बात पूरी होते ही अनिका ने तेज नजरों से क्रिस्टोफर को देखा और कहा, तुम इतनी गिरी हुई बात सोच भी कैसे सकते हो? क्रिस्टोफर ने अनिका की बात पर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें जो बात गिरी हुई लगती है, मुझे तो वह काफी सीधी साधी सौदा लग रहा है। मुझे इसमें कोई गलत बात नजर नहीं आ रही। तुम तो पिछले कई दिनों से एक बिजनेसमैन के साथ रह रही हो। बिजनेस में आए दिन ऐसे सौदे होते हैं। हर चीज का सौदा पैसों से नहीं किया जाता। कभी कभी एक दूसरे की जरूरत समझकर भी सौदा तय किए जाते हैं। इससे पहले कि अनिका क्रिस्टोफर की इस बात का जवाब दे पाती, क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, देखो ज्यादा सोचो मत, इस सौदे में कोई बुराई नहीं है और वैसे भी अलेक्जेंडर के पास अब ज्यादा दिन बचे नहीं हैं। मैं तुम्हें 5 दिन का वक्त देता हूँ। तुम ही तय कर लो कि क्या करना है तुम्हें। V16 पावर ड्रग मेरे या अलेक्जेंडर में से किसी एक के काम आ सकता है। अब यह बात तुम ही को तय करनी है, V16 पावर ड्रग किसके शरीर में इंजेक्ट किया जाए, मेरे या अलेक्जेंडर के। मेरी गुलाम, तुम आराम से अपना जवाब दे सकती हो। मैं तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, बस सोच समझकर जवाब देना। सवाल तुम्हारी बेटे की जिंदगी का है और तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। क्रिस्टोफर यह कहने के बाद बड़े ही आराम से अनिका के कंधे पर अपना हाथ थपथपाकर वहां से चला गया। उस अजीब से गांव के घने जंगलों में हैरी अपने 2 साथियों की मदद से लोहे की पेटी से बाहर उस खाना पकाने वाली लड़की की लाश निकालने लगा। जैसे ही उस बड़ी सी लोहे की पेटी से उन तीनों ने उस लड़की की लाश निकालकर बाहर रखी, हैरी के दोनों साथियों की सांसें थम गईं। उन्होंने जब उस लड़की की लाश को देखा तो वह दोनों दंग रह गए। लाश की हालत देखकर दोनों समझ गए थे कि मरने से पहले उस लड़की पर कई बार धारदार हथियारों से वार किया गया था। इस तरह की दर्दनाक मौत को देखकर उन दोनों की सांसें थम गई। उस लड़की की लाश को जमीन पर रखने के बाद हैरी के दोनों साथियों ने अटकती हुई आवाज में हैरी से पूछा, इस लड़की को तो बहुत बेरहमी से मारा गया है। क्या इस लड़की से इतनी बड़ी भूल हो गई थी? हालांकि हैरी खुद भी इस बात का जवाब नहीं जानता था, मगर अपनी आवाज कड़क करते हुए हैरी ने अपने आदमियों से कहा, देखो इस लड़की ने किसी ऐसे इंसान को चोट पहुंचाई थी जिसके साथ इसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए थी। वह दोनों आदमी अच्छी तरह से जानते थे कि उस लड़की ने क्या किया था। कुछ देर खामोश रहने के बाद वह दोनों हैरी के इशारे पर जंगल के बीचों बीच एक गड्ढा खोदने लगे। हैरी वहीं एक पेड़ के पास बैठा दोनों को गड्ढा खोदते हुए देख रहा था। तभी उन दोनों में से एक ने हिम्मत करके हैरी से पूछा, मुझे लगता है कि मालिक के साथ जो औरत आई है, मालिक को उस औरत से कुछ खास लगाव है और इसीलिए इस लड़की के साथ मालिक ने इतना बुरा सलूक किया। अपने साथी की बात सुनकर दूसरे साथी ने भी हैरी से कहा, हाँ वैसे वह लड़की दिखने में काफी खूबसूरत है, शायद इसीलिए। जैसे ही उस आदमी ने ये बात कही, हैरी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरने लगा। तभी उस आदमी को एहसास हुआ कि उसने वह बात कही थी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। वह चुपचाप अपना सर झुकाकर फिर से गड्ढा खोदने लगा। वैसे तो हैरी भी मन ही मन यह बात अच्छी तरह से जानता था, मगर वो ये भी अच्छी तरह से जानता था कि कभी न कभी सब कुछ देखकर भी अनजान बने रहने में ही इंसान की भलाई होती है। गड्ढा खोदने के बाद हैरी के दोनों साथियों ने उस लड़के की लाश को गड्ढे में दफना दिया। उस लड़के की लाश को दफनाने के बाद दोनों कुछ देर तक तेज सांसें लेते हुए भरे हुए गड्ढे की ओर देखते रहे। फिर उनमें से एक आदमी ने अपने साथी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेचारी बेमौत मारी गई। वहां अनिका अलेक्जेंडर के बेडरूम में दाखिल हुई तो अनिका ने देखा अलेक्जेंडर गहरी नींद में उसी पोजीशन में सोया था जिस पोजीशन में अनिका उसे छोड़कर गई थी।
इसका मतलब साफ था कि अलेक्जेंडर 36 घंटे की ड्राइव के बाद काफी थकान महसूस कर रहा होगा। अलेक्जेंडर के ठीक बगल में लेटी अनिका की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। नॉर्मली अनिका बिस्तर पर लेटते ही कुछ ही सेकंड में गहरी नींद में सो जाया करती थी, मगर क्रिस्टोफर की बातों ने अनिका को काफी डिस्टर्ब कर दिया था। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि क्रिस्टोफर अनिका के सामने जरूर कोई ऐसी शर्त रखेगा जिसे पूरा करना अनिका के लिए बेहद मुश्किल होने वाला था। मगर इस वक्त अलेक्जेंडर की जान बचाने के लिए क्रिस्टोफर ने अनिका के सामने जो शर्त रखी थी वह बेहद घिनौनी और शर्मनाक थी। अनिका ने कभी यह नहीं सोचा था कि क्रिस्टोफर इस तरह की शर्त अनिका के सामने रखेगा। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि वो अलेक्जेंडर की जान कैसे बचाएं। तभी अचानक अनिका के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। जब अनिका ने दरवाजा खोला तो एक 30-35 साल की औरत अनिका के सामने खड़ी थी। उसने बड़े ही रिस्पेक्ट से अपना सर झुकाकर अनिका से पूछा, मैडम, क्या मैं अंदर आकर डिनर की प्लेट ले जा सकती हूँ? अनिका का उस वक्त ध्यान पड़ा कि अनिका और अलेक्जेंडर ने जो डिनर किया था उसके बाद कमरे की साफ सफाई नहीं हुई थी। उस औरत ने अनिका से कहा, अगर आप कहिए तो मैं बाद में आती हूँ। अनिका ने सिर्फ हाँ में अपना सर हिलाकर उस औरत को अंदर आने की इजाजत दी। जब उस औरत ने देखा कि अलेक्जेंडर गहरी नींद में सोया था तो वह बड़े ही ध्यान से दबे पांव चलकर अपना काम करने लगी। उसने बड़े ही ध्यान से टेबल पर रखी प्लेट उठाई और बिना आवाज के एक ट्रे में सारी प्लेट को रखकर कमरे से बाहर निकली। जब अनिका दरवाजा बंद करने के लिए आगे बढ़ी तब उस औरत ने मुड़कर अनिका से पूछा, मैडम, क्या आपके लिए डिजर्ट से कोई मिठाई बना दूं? अब तक अनिका इतना जान चुकी थी कि क्रिस्टोफर और हैरी ने उस खाना बनाने वाली की जगह पर इस औरत को खाना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। उस औरत ने भी अपना सर झुकाकर बड़ी धीमी आवाज में अनिका को समझाते हुए पूछा, अब से मुझे ही आपका और आपके बेटे का ख्याल रखना है। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कह दीजिएगा, मैं तुरंत बनाकर हाजिर कर दूंगी। अनिका ने हाँ में अपना सर हिलाकर धीमी आवाज में कहा, ठीक है, मगर इस वक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस औरत ने दबी हुई आवाज में अनिका से कहा, मैडम, मुझे लगता है कि आपको कुछ मीठा जरूर खाना चाहिए, सोने से पहले आपको अच्छा लगेगा। उस औरत की बात सुनने के बाद अनिका कुछ देर तक हैरानी से उस औरत को देखती रही। फिर अचानक कमरे का दरवाजा बंद करके अनिका कमरे से बाहर आई और उस औरत से कहने लगी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अलेक्जेंडर काफी थका हुआ है, वह मेंटली काफी डिस्टर्ब भी है। मुझे लगता है कि हमें उसके लिए एक अच्छा सा डेजर्ट बनाना चाहिए। जब वह सुबह उठेगा तो नाश्ते में हम उसे डेजर्ट खिलाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे ही अनिका ने यह बात कही उस औरत ने अपना सर झुकाकर अनिका से कहा, मैडम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मगर आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद ही बच्चे के लिए केक बना देती हूँ, उसे जरूर पसंद आएगा। आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। अनिका ने उस औरत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो, बात भरोसे की नहीं है, मुझे उसका टेस्ट पता है। हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो केक जल्दी से बन जाएगा। यह कहते हुए अनिका सीढ़ियां उतरने लगी। वह औरत भी हाथ में जुट्ठे बर्तनों की ट्रे पकड़कर धीरे धीरे अनिका के पीछे सीढ़ियां उतरने लगी। अनिका और वह औरत जैसे ही किचन की ओर आगे बढ़ने लगे, अनिका के कानों पर क्रिस्टोफर की आवाज पड़ी, मेरे लिए भी अच्छी सी केक बना दो, मुझे भी काफी अच्छा लगेगा खाकर। अनिका ने मुड़कर क्रिस्टोफर की ओर देखा। क्रिस्टोफर की आंखें लाल थी, वह लगातार अनिका को घूर रहा था। अनिका ने क्रिस्टोफर की आंखों में आंखें डालकर कहा, देखो, तुम इस तरह अगर हर वक्त मुझ पर नजरें जमा कर रखोगे तो मैं काफी अनकंफर्टेबल फील करूंगी। अनिका की बात सुनकर क्रिस्टोफर ऊपर से नीचे तक अनिका को देखने लगा। अनिका ने अपनी आवाज में सख्ती लाते हुए कहा, देखो, अगर तुम इस तरह से ही बिहेव करते रहे तो मुझे लगने लगेगा कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। अनिका की मुंह से प्यार शब्द सुनते ही क्रिस्टोफर भड़क उठा। क्रिस्टोफर ने अपना एक पांव जमीन पर पटकते हुए अनिका से कहा, प्यार कमजोर लोग करते हैं, मैं कभी प्यार नहीं कर सकता। और मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं सिर्फ जरूरत का सौदा करता हूँ। प्यार कमजोरी की निशानी है और मैं कमजोर नहीं हूँ। अनिका को यह कहते हुए क्रिस्टोफर गुस्से से अपने कमरे से चला गया और अपने पीछे दरवाजे को लात मारते हुए जोर से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया।
अनिका भी अच्छी तरह से जानती थी कि वह क्रिस्टोफर, जो आशीष डोगरा की मानसिक कमजोरी की वजह से पैदा हुआ था, उसे प्यार शब्द से नफरत था। कहीं न कहीं अपने आप को क्रिस्टोफर की नजरों से बचाने के लिए अनिका ने जानबूझकर प्यार शब्द का इस्तेमाल किया था। अनिका का तीर सही निशाने पर लगा और क्रिस्टोफर अनिका को अकेला छोड़कर अपने कमरे में चला गया। अनिका ने एक राहत की सांस ली और अपने पीछे खड़ी उस औरत के साथ किचन में चली गई। किचन में जाती ही उस खाना पकाने वाली औरत ने गैस पर पानी उबालने के लिए चढ़ा दिया। साथ ही उसने सारे बर्तनों को सिंक में रखकर पानी का नल तेजी से चला दिया। उस औरत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह जानबूझकर किचन में काफी आवाज करने की कोशिश कर रही थी। पानी जब उबलने लगा तब अनिका ने उस औरत से कहा, यह पानी क्यों उबाल रही हो? केक बनाने के लिए हमें पानी उबालने की कोई जरूरत नहीं है। वह औरत बस अनिका की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। उसके बाद उस औरत ने एक पतीले में शक्कर, थोड़ा आटा और थोड़ा दूध मिलाकर आटा गूंदना शुरू कर दिया। अनिका बड़ी ही ध्यान से उस औरत की हर हरकत को देख रही थी। अनिका भी अपने तरीके से अलेक्जेंडर के लिए स्ट्रॉबेरी चीज केक बनाने की तैयारी करने लगी। अनिका अपने बगल में खड़ी उस खाना बनाने वाली औरत को बड़ी ही ध्यान से ऑब्जर्व कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मन ही मन काफी परेशान थी, मगर चेहरे पर उस परेशानी को आने नहीं दे रही थी। वह औरत बार बार पीछे मुड़कर यह कंफर्म कर रही थी कि कहीं कोई उसे किचन के अंदर काम करता हुआ देख तो नहीं रहा। अनिका ने अचानक उस औरत से पूछा, क्या इस किचन के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है? अनिका का सवाल सुनते ही वह औरत चौंक गई। वह हैरानी से अनिका को देखने लगी। कुछ देर सोचने के बाद उस औरत ने अनिका के सवाल का जवाब देते हुए कहा, नहीं, इस घर में सिर्फ यही एक जगह है जहां सीसीटीवी कैमरा नहीं है। अनिका ने उस औरत का जवाब सुनने के बाद अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और इसीलिए शायद तुम इस किचन में ज्यादा से ज्यादा आवाज पैदा करने की कोशिश कर रही हो, जिससे कोई हमारी बात न सुन सके, है ना? अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि वह औरत जानबूझकर किचन में वह सारे काम कर रही थी जिसमें बर्तनों का शोर ज्यादा से ज्यादा हो। इसका मतलब साफ था कि वह औरत अनिका के साथ कोई ऐसी बात करना चाहती थी जो वह नहीं चाहती थी कि उस बिल्डिंग में मौजूद कोई और सुने। उस औरत को समझ नहीं आ रहा था कि वह अनिका की इस बात का क्या जवाब दे। तभी अनिका ने सिंक में रखे हुए बर्तनों पर गिर रहे पानी का शोर और भी ज्यादा बढ़ा दिया। अनिका ने पानी का नल और ज्यादा तेज कर दिया। वह औरत हैरानी से अनिका को देखने लगी। तभी अनिका धीरे से उस औरत के पास आई और उस औरत के कंधे पर हाथ रखकर कहने लगी, डरो मत। अगर हमने इसी तरह धीमी आवाज में एक दूसरे के साथ बात की तो किचन में हो रहे शोर की वजह से कोई हमारी बात नहीं सुन पाएगा। तुम खुलकर मुझसे बात कर सकती हो, जो कहना चाहती हो कहो। वह औरत अभी भी हिम्मत इकट्ठा नहीं कर पा रही थी। तभी अनिका ने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, अब बोलो, तुम बिल्कुल सेफ हो। बताओ मुझे, रोहित ने क्या मैसेज भेजा है? अनिका की यह बात सुनते ही वह औरत फटी हुई आंखों से अनिका को देखने लगी। अनिका की बात सुनते ही पहले तो वह नौकरानी काफी चौंक गई, मगर फिर अपने आप को तेज सांसें लेकर शांत करते हुए उस नौकरानी ने अनिका से कहा, आपने बिल्कुल सही पहचाना, मुझे रोहित मारवा ने ही यहाँ पर भेजा है, मगर आपको पता कैसे चला? अनिका ने धीमी आवाज में उस औरत की बात का जवाब देते हुए कहा, इस वक्त यह सब समझाने का वक्त नहीं है। तुम काफी हिम्मत करके यहाँ तक पहुँची हो। मैं तुम्हें सिर्फ इतनी ही सलाह देना चाहती हूँ कि अपने चेहरे से घबराहट थोड़ी कम करो। क्रिस्टोफर काफी खतरनाक है, वह छोटी सी गलती भी आसानी से पकड़ लेगा। अनिका और वह औरत दोनों एक साथ बड़ी ही कैजुअली किचन में काम करने लगे। काम करते हुए दोनों धीमी आवाज में एक दूसरे के साथ बातें कर रही थी, जिससे बाहर से अगर कोई उन दोनों को किचन के अंदर देख भी ले तो उसे इस बात का शक न हो कि दोनों आपस में बात कर रही थी। उस औरत ने आटे का डब्बा नीचा उतारते हुए अनिका से कहा, मेरा नाम विजया है और मैं रोहित मारवा की कहने पर यहाँ पर आपकी मदद करने आई हूँ। अनिका ने भी कैजुअली अपना काम करते हुए विजया से पूछा, रोहित कहाँ है? अनिका की बात का जवाब देते हुए विजया ने कहा, वो इस गांव के पास ही है। मुझे यहाँ पर आपकी और अलेक्जेंडर की देखरेख करने के लिए हैरी ने यहाँ पर रखा है। मुझे बाजार जाकर जरूरी खाने पीने की चीजें, सब्जी वगैरह ले आने की इजाजत है। बस उसी वक्त रोहित सर या उनका कोई आदमी मुझसे कांटेक्ट करेगा।
हम यहाँ पर होने वाली बातों की इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचा सकेंगे और उनकी इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचा दिया करूँगी। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि क्रिस्टोफर ने बड़ी ही सफाई से अनिका को लंदन के इस गांव तक बिना किसी की नजरों में आए पहुंचाया था। अनिका तो यह देखकर भी हैरान थी कि रोहित इतनी जल्दी अनिका का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंचा था। अनिका ने सारी उम्मीदें खो दी थी कि रोहित अनिका तक पहुंच पाएगा भी या नहीं, मगर इतनी जल्दी रोहित अनिका तक पहुंच गया था, यह देखकर अनिका काफी इम्प्रेस हो गई थी। उस औरत ने अनिका से कहा, रोहित सर सिर्फ आपके इशारे का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप तैयार हों तो वह अपने आदमियों को लेकर इस गांव पर अटैक कर देंगे और आपको और अलेक्जेंडर को यहां से छुड़ा लेंगे। अनिका ने भी इस बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं, अभी हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जिस भी सीक्रेट पावर ड्रग के जरिए हम अलेक्जेंडर को बचा सकते हैं वह अभी हमारे हाथ नहीं लगी। वह क्रिस्टोफर के कब्जे में है। जब तक वह V16 पावर ड्रग हमारे हाथ नहीं लग जाता हम क्रिस्टोफर पर अटैक नहीं कर सकते। विजया ने बर्तन धोते हुए अनिका से पूछा, ठीक है, मैं समझ गई। मैं यह बात रोहित सर तक पहुंचा दूंगी। क्या कोई और बात जो आप रोहित सर तक पहुंचाना चाहती हैं? क्या आप उन्हें कोई मैसेज देना चाहती हैं तो मुझसे कहिए, मैं उन तक पहुंचा दूंगी। अनिका ने विजया की यह बात सुनकर विजया को जवाब देते हुए कहा, देखो, इस वक्त रोहित ने सिर्फ इतना कहो कि वह मेरे इशारे का इंतजार करे। जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे अलेक्जेंडर की जान पर खतरा हो सकता हो। विजया की भी अनिका की बात सुनकर चुपचाप अपना काम करने लगी। कुछ देर बाद जैसे ही अनिका की चीज केक तैयार हुई, विजया ने अनिका से कहा, अब आप जाइए और आराम कीजिए, बाकी का काम मैं संभाल लूंगी। विजया को सारा काम सौंपने के बाद अनिका सीढ़ियां चढ़कर वापस अपने कमरे की ओर जाने लगी। इस बार अनिका को भी काफी थकान महसूस हो रही थी। अनिका अब जान चुकी थी कि रोहित आसपास ही कहीं मौजूद था, जिसकी वजह से अनिका थोड़ी बहुत राहत भी महसूस करने लगी थी। मगर इतने दिनों की थकान अचानक अनिका अपने दिमाग पर महसूस करने लगी थी। अनिका की आंखें काफी भारी होने लगी थी। जिस अनिका को दिन में 14 से 15 घंटे सोने की आदत थी, वह लगातार पिछले 40 घंटों से सोई नहीं थी। अनिका भी यह जानती थी कि क्रिस्टोफर काफी चालाक था। अलेक्जेंडर की सिक्योरिटी के लिए अनिका को नींद में भी काफी अलर्ट रहना होगा। यह बात भी अनिका जान चुकी थी, मगर किसी तरह आने वाले कुछ दिनों तक अनिका को इस सिचुएशन का सामना करना ही पड़ेगा। यह बात भी अनिका अच्छी तरह से जानती थी। जैसे ही अनिका अपने कमरे के पास पहुंची, अनिका यह देखकर चौंक गई कि अनिका और अलेक्जेंडर के बेडरूम के बाहर अपना एक हाथ दीवार पर रखकर और एक अपनी कमर पर रखकर क्रिस्टोफर वहां खड़ा था। क्रिस्टोफर को वहां देखकर अनिका ने अपने माथे पर उंगलियां फेरते हुए कहा, लगता है तुम मेरी बात इतनी आसानी से नहीं समझोगे। अनिका को इस तरह बात करते हुए सुनकर क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, जरा धीरे बोलो, अंदर एक बच्चा सो रहा है। मैं तुम्हें यहाँ अपना गुलाम बनाकर लाया हूँ, अपना बॉस नहीं। तो जरा मेरे साथ तहजीब से बात किया करो। यह मत भूलो कि अलेक्जेंडर को बचाने की मेरी सबसे पहली शर्त यह थी कि तुम मेरी गुलाम बनकर रहोगी। तुम इस वक्त मेरी गुलाम हो और यह बात इतनी जल्दी मत भूलो। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि वह चाहकर भी क्रिस्टोफर की बातों का करारा जवाब नहीं दे सकती थी। इसलिए बिना क्रिस्टोफर के साथ आर्गुमेंट किए अनिका अपने बेडरूम में जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। तभी क्रिस्टोफर ने अनिका का रास्ता रोकते हुए अनिका से पूछा, तो क्या सोचा है तुमने मेरी ऑफर के बारे में? क्रिस्टोफर की ऐसे शर्मनाक बात सुनकर अनिका को क्रिस्टोफर पर घिन आ रही थी। इस बार अनिका ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए क्रिस्टोफर से कहा, ऐसी बेहुदा बातें करने से पहले तुम्हें शर्म भी नहीं आती? क्रिस्टोफर ने अपने दोनों हाथ अपने माथे पर रखते हुए अनिका से कहा, अरे इसमें शर्म कैसी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, इसमें इतना सोचने वाली बात कौन सी है? अगर अपने बच्चे को बचाना चाहती हो तो मेरी बात मान जाओ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम उस रोहित के लिए अपने आप को बचाकर रखना क्यों चाहती हो? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम रोहित के 3 बच्चों की माँ हो। मगर तुम नहीं जानती मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। तुम्हें रोहित के बच्चों की नहीं बल्कि मेरे बच्चों की माँ होना चाहिए था। क्रिस्टोफर की यह बात सुनकर अनिका हैरान रह गई। अनिका ने क्रिस्टोफर से पूछा, इसका मतलब यह है कि मेरी प्रेगनेंसी तुमने ही प्लान की थी? क्रिस्टोफर ने इस बार अपना हाथ अपनी जांघ पर पकड़ते हुए कहा,
अब तुम सही समझी, ये सारी प्लानिंग मेरी ही थी। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पैदा होने के बाद तुम्हें जो इंजेक्शन दिया था वह एक ऐसा ड्रग था जिसमें पावर ड्रग जैसी ताकत तो थी, मगर साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं थे। और साइड इफेक्ट ना होने की वजह से तुम्हारे शरीर में किसी भी तरह का नुकसान होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। मगर उस ड्रग के इंजेक्शन के बाद हर साल तुम्हारे शरीर में उतनी ही मात्रा बढ़ती जाती थी, और अगर तुमने 19 साल की उम्र में बच्चों को जन्म नहीं दिया होता तो वह एक्सेस ड्रग तुम्हारे लिए जानलेवा साबित हो सकता था, क्योंकि तुम्हारे शरीर से उस ड्रग की काफी मात्रा डिलीवरी के दौरान तुम्हारे शरीर से बाहर निकल गई थी। बुढ़े किंग ने जो प्लान बनाया था उसके मुताबिक तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। अगर मैं तुम्हारे बच्चों का बाप होता तो तुम पूरी तरह से मेरे काबू में होती और वही करती जो हम चाहते। यह कहानी सुनकर अनिका काफी परेशान हो गई। कुछ देर अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद अनिका ने क्रिस्टोफर से पूछा, तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि मैं रोहित के बच्चों की माँ बन गई? अनिका यह बात सुनते ही क्रिस्टोफर जोर जोर से अपने सर पर अपना हाथ मारते हुए कहने लगा, यह सब मेरी गलती की वजह से हुआ है, सब कुछ मेरी बेवकूफ़ी का नतीजा है। उस वक्त बूढ़े किंग के एक वफादार ने मेरे पास आकर मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे बच्चों का बाप बन जाऊं, मगर मैंने उस वक्त उससे कह दिया कि मैं यह नहीं करना चाहता। बूढ़े किंग के वफादार ने मुझसे कहा कि किंग के लिए यह बहुत जरूरी है कि तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे मेरे हो, मगर मैंने ही उसे यह कहकर वहां से भगा दिया कि अगर बूढ़े किंग को किसी की बलि चढ़ानी है तो वो किसी और को भी चढ़ा सकते हैं। मैं इस बात के लिए तैयार नहीं हुई। अनिका क्रिस्टोफर की बात सुनकर समझ गई थी कि उस वक्त क्रिस्टोफर ऐसा क्यों कह रहा था, क्योंकि अनिका उस वक्त काफी मोटी थी। अनिका बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं थी और इसी वजह से क्रिस्टोफर ने बूढ़े किंग के प्रपोजल को ठुकरा दिया था और कहा था कि अगर बूढ़े किंग को अपना प्लान कामयाब करना ही है तो वह अपने किसी और वारिस से यह काम करवा सकते हैं। जैसे ही बूढ़े किंग को क्रिस्टोफर की यह बात पता चली तब बूढ़े किंग ने अपने आदमियों की मदद से ठीक वही किया जो क्रिस्टोफर ने किंग के पुराने वफादार से कही थी। इस काम के लिए रोहित को चुना गया। रोहित को उसके अपने ही लोगों ने धोखे से बेहोश किया और रोहित के बच्चे अनिका के पेट में पलने लगे। यह नामुमकिन था कि रोहित मारवा जैसा आदमी किसी अनजान व्यक्ति से धोखा खा ले, और इसीलिए रोहित भी आज तक ये बात नहीं जान पाया था कि आखिर अनिका उसके बच्चों की माँ कैसे बनी थी। अनिका क्रिस्टोफर की यह कहानी सुनने के बाद दंग रह गई। क्रिस्टोफर के चेहरे पर बौखलाहट बढ़ने लगी थी। क्रिस्टोफर को अपने किए पर आज भी उतना ही पछतावा हो रहा था जितना अनिका को पहली बार मिलने के बाद उसे हुआ था। क्रिस्टोफर ने अपने सपने में कभी नहीं सोचा था कि कुछ ही महीनों बाद अनिका का रूप रंग पूरी तरह से बदल जाएगा। 120 किलो की लड़की अचानक दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाएगी। यह बात क्रिस्टोफर ने अपने सपने में भी कभी नहीं सोची थी। आज जो अनिका क्रिस्टोफर के सामने खड़ी थी उसे देखकर क्रिस्टोफर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस अनिका को उसने ठुकरा दिया था, एक दिन वही क्रिस्टोफर उस अनिका की एक झलक का दीवाना बन जाएगा। यह बात उसने भी कभी नहीं सोची थी। अनिका को क्रिस्टोफर की बातों से अपनी जिंदगी से जुड़े सबसे बड़े राज के बारे में पता चल गया था। अनिका कई बार सोचती रहती थी कि अनिका की अपनी माँ स्वाति मल्होत्रा ने अनिका के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों किया था, मगर स्वाति मल्होत्रा की प्लानिंग के बारे में अनिका नहीं जानती थी। अनिका की जान बचाने के लिए स्वाति मल्होत्रा ने 25 साल पहले इतनी गहरी प्लानिंग कर रखी थी जिसका भेद तो तोड़ पाना दुनिया के सबसे खतरनाक और ताकतवर लोगों के बस में भी नहीं था। कहीं न कहीं अनिका अपनी किस्मत के लिए भी शुक्रगुजार थी। अलेक्जेंडर, रिया और आर्यन रोहित के बच्चे थे और शायद इसी की वजह से वो तीनों इतने समझदार और अच्छे थे। अनिका जब रोहित से पहली बार मिली थी तब अनिका इतना तो जान गई थी कि देश का इतना बड़ा बिजनेस टाइकून होने के बावजूद रोहित अपने बच्चे आर्यन से कितना प्यार करता था। धीरे धीरे रोहित और अनिका के बीच नजदीकियां बढ़ती गई। जब अनिका को पता चला कि रोहित अनिका के बच्चों का बाप था तब अनिका को पहले तो रोहित पर शक भी हुआ था कि कहीं रोहित ने किसी कंस्पिरेसी की वजह से तो अनिका को प्रेग्नेंट नहीं किया था। मगर धीरे धीरे जब अनिका को रोहित के असली स्वभाव के बारे में पता चला
तो अनिका भी रोहित के साथ काफी सेफ महसूस करने लगी। एक बाप होने की जिम्मेदारी अभी रोहित अच्छी तरह से निभा रहा था। अनिका ने कभी भी रोहित को उस तरह से प्यार नहीं किया था जिस तरह से रोहित अनिका को प्यार करता था। मगर आज जब रोहित से बहुत दूर अनिका एक अनजान जगह पर खतरनाक शैतान के कब्जे में थी, तब अनिका को एहसास हुआ कि वो रोहित को कितना मिस कर रही थी। रोहित जब अनिका के आसपास होता था तो अनिका हमेशा ही सेफ महसूस करती थी। आज उस रोहित का साथ अनिका से काफी दूर था और अनिका हर पल रोहित को मिस कर रही थी। अनिका जब रोहित के ख्यालों में डूबी हुई थी, तब अचानक क्रिस्टोफर ने अपनी जांघ पर अपना हाथ मारते हुए कहा, मैं वह बदकिस्मत आदमी हूँ जिसने अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और कीमती चीज को किसी और के हवाले कर दिया। मैंने अपने ही हाथों से तुम्हें रोहित की बाहों में धकेल दिया। जहाँ अनिका इस चीज के लिए शुक्रगुजार थी, वहीं क्रिस्टोफर ने अपने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, मगर ठीक है, अब मेरी सारी गलतियों को ठीक करने का वक्त आ गया है। मेरी गलती को मैं अब सुधार कर रहूंगा। उस वक्त तुम मेरे बच्चों की माँ नहीं बन पाई तो क्या हुआ? आज मेरे पास मौका है कि मैं तुम्हें अपने बच्चों की माँ बनाकर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें अपना बना लूं। क्रिस्टोफर की आंखों में जुनून सवार था, जिसे देखकर अनिका समझ गई थी कि इस वक्त क्रिस्टोफर इंसानियत की सारी हदें पार करके अपने शैतानी मकसद को पूरा कर सकता था। अनिका को शैतानी नजरों से देखते हुए क्रिस्टोफर ने फिर से पूछा, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अब क्या तुम मेरे बच्चों की मां बनने के लिए तैयार हो? क्रिस्टोफर के मुंह से ऐसी घिनौनी बात सुनकर अनिका ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए जवाब दिया, तुम्हारी एक ख्वाहिश की भी पूरी नहीं हो सकती। ये कहने के बाद अनिका ने क्रिस्टोफर को धकेलते हुए अपने कदम अपने बेडरूम की ओर आगे बढ़ाए। तभी क्रिस्टोफर ने फिर से उसका रास्ता रोकते हुए कहा, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? यहाँ तुम मेरे कब्जे में हो, मेरे कहने पर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, फिर भी तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? क्रिस्टोफर के माथे पर पसीना देखकर अनिका ने क्रिस्टोफर से कहा, डर यहाँ किसे लग रहा है? ये तो तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। ये बिल्डिंग तुम्हारा है, ये इलाका तुम्हारा है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सारे के सारे तुम्हारे आदमी हैं। मैं तुम्हारे कब्जे में हूँ, फिर भी तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। तुम्हारे चेहरे की परेशानी अब इस बात का सबूत है। अनिका की बात सुनकर क्रिस्टोफर के सिर पर जुनून सवार हो गया। अपना एक हाथ जोर से दीवार पर मारते हुए क्रिस्टोफर ने अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, किस मिट्टी की बनी हो तुम? आखिर तुम टूट कर बिखरना क्यों नहीं जानती? क्या तुम्हें इस बात का भी डर नहीं कि अगर तुमने मेरी शर्त नहीं मानी और अपने आप को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं अलेक्जेंडर को मार दूंगा। अलेक्जेंडर को मारने की धमकी सुनने के बाद अनिका कुछ देर तक क्रिस्टोफर की आंखों में आंखें डालकर देखती रही। कुछ देर खामोश रहने के बाद अनिका ने बड़ी ही कैजुअली क्रिस्टोफर की बात का जवाब देते हुए कहा, देखो, तुम ये अच्छी तरह से जानती हो कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुमने अलेक्जेंडर को खरोच भी पहुंचाई तो दूसरे ही पल मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगी जिसके बारे में तुमने अपने बुरे से बुरे सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा। तुम्हारी सांसें तब तक चलेंगी जब तक अलेक्जेंडर सुरक्षित है, लेकिन अगर अलेक्जेंडर को तुमने एक खरोच भी पहुंचाई तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे शरीर में इतने जख्म दूंगी कि दर्द भी कंफ्यूज हो जाएगा कि उठूं तो कहां से उठूं। अनिका ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, कुछ देर तक क्रिस्टोफर का मुंह खुला का खुला रह गया। वो फटी हुई आंखों से अनिका को देखता रहा। फिर अचानक ही जोर जोर से ताली बजाते हुए क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, वाह, डायलॉग मारना तो कोई तुमसे सीखे। अच्छा हुआ तुम फिल्मों में काम नहीं करती, वरना सारी हीरो लोगों की छुट्टी कर देती। मगर चलो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर मुझे अच्छा लगा। अब मेरा भी कॉन्फिडेंस सुन लो। मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम अपनी मर्जी से अपने आप को मेरे हवाले कर दोगी, और जिस अलेक्जेंडर के लिए तुम इस वक्त मुझे मारने की धमकियां दे रही हो, उसी अलेक्जेंडर की खातिर मैं तुम्हें एक दिन अपने सामने झुका कर दूंगा। तुम अपनी मर्जी से मेरे बच्चों की मां बनोगे। अनिका से यह बात करने के बाद क्रिस्टोफर सीधा अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे में जाने के बाद कुछ देर तक क्रिस्टोफर 30 सांसें लेता हुआ कमरे में यहाँ वहाँ घूमने लगा। क्रिस्टोफर का कमरा खास तौर से डिजाइन किया गया था। भले ही ये पूरी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन लग रही थी,
मगर क्रिस्टोफर का कमरा आधुनिक तकनीक से भरपूर था। इंटरनेट से लेकर सैटेलाइट फोन्स तक हर सुविधाएं क्रिस्टोफर के कमरे में मौजूद थी। कुछ देर तक यहाँ वहाँ घूमने के बाद तेज सांसें ले रहा क्रिस्टोफर अचानक ही अपने कमरे के आईने के सामने खड़ा रह गया। वो घूर घूर कर अपने आप को आईने में देखने लगा। आईने में देखते हुए क्रिस्टोफर अपने आप से बातें करते हुए कहने लगा, आखिर हो क्या गया है तुम्हें? तुम उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? अपना ही सवाल सुनने के बाद क्रिस्टोफर ने अपनी आवाज में थोड़ा और गुस्सा लाते हुए अपने आप को कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो लड़की मेरी कही हुई बात मानती क्यों नहीं है। फिर अचानक अपनी जेब से चश्मा निकालकर पहनने के बाद क्रिस्टोफर ने अपने आप से कहा, अगर नहीं मान रही है तो तुम उसके साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? उसे अपने हाल पर छोड़ क्यों नहीं देते? इस बार क्रिस्टोफर की आवाज में काफी नरमी थी, मगर अपनी ही ये बात सुनने के बाद क्रिस्टोफर ने फिर से अपने चेहरे से चश्मे निकालते हुए अपने आप को आईने में गुस्से से देखते हुए कहा, अकेला छोड़ दूं? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम ये कहना चाहते हो कि मैं उस लड़की के सामने हार मान लूं? तुम कमजोर हो, मगर मैं नहीं। मैं किसी के सामने हार नहीं मान सकता। अपने आप से बात कर रहे क्रिस्टोफर की आंखें कभी लाल हो जाती तो कभी एक ही सेकेंड में क्रिस्टोफर की आंखें काफी शांत नजर आने लगती। पहले आईने के सामने खड़ा हुआ शरीर सिर्फ एक ही था, मगर अगर कोई इस वक्त कमरे से बाहर खड़ा क्रिस्टोफर की बातें सुनने की कोशिश करता तो उसे ऐसा ही लगता कि कमरे के अंदर दो लोग आपस में बहस कर रहे थे। फिर अचानक आईने के सामने खड़े क्रिस्टोफर ने अपने आप को गुस्से से देखते हुए कहा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे इसमें सारी गलती मेरी ही है। ये मत भूलो कि ये औरत सालों पहले तुम्हारी हो चुकी थी, मगर तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण ये तुम्हारे हाथ से चली गई। फिर अचानक वापस अपने चेहरे से चश्मा निकालते हुए क्रिस्टोफर ने आईने की तरफ उंगली करते हुए अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, तुम बड़े भोले बन रहे हो। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुमने कभी इस लड़की की चाहत ही नहीं की है। उस लड़की को रिजेक्ट करने में जितना कसूर मेरा था उतना ही कसूर तुम्हारा भी था। फिर अचानक क्रिस्टोफर की आवाज नरम हो गई और नरम आवाज में क्रिस्टोफर को उसके ही सवाल का जवाब देते हुए उसने कहा, तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। मैंने तुमसे उस वक्त भी कहा था कि भले ही ये लड़की मोटी है, मगर इस लड़की में जरूर कोई ऐसी बात है। उसका स्वभाव, उसके बोलने का तरीका उस लड़की को आम लड़कियों से कुछ खास बनाता था, मगर नहीं, तुम्हें तो रूप रंग चाहिए। दरअसल इस वक्त तुम अपने आप से नाराज हो क्योंकि तुमने उस वक्त सपने में भी नहीं सोचा था कि वो लड़की जिसे तुम इस तरह से रिजेक्ट कर रहे हो वो एक दिन दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की में बदल जाएगी। वो इतनी खूबसूरत हो जाएगी कि तुम्हारी पहुंच से बाहर हो जाएगी। जैसे ही क्रिस्टोफर आईने के सामने खड़े अपनी ये बात सुनी, उसने ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी एक लकड़ी की बॉक्स उठाया और जोर से कांच पर दे मारा। कांच जगह से टूट गया। क्रिस्टोफर को एक ही जगह अपने ही 10 अलग अलग रूप दिखने लगे। क्रिस्टोफर को ऐसा लग रहा था जैसे 10 अलग अलग क्रिस्टोफर आपस में एक दूसरे के साथ आर्गुमेंट कर रहे थे। तभी आईने के सामने खड़े क्रिस्टोफर ने सभी लोगों को शांत कराते हुए पूछा, बस करो तुम लोगों का शोर सुन सुनकर मैं पागल हो जाऊंगा। ये मत भूलो कि अभी भी उस लड़की को झुकाने के लिए मेरे पास एक जरिया है। उस लड़की को अपनी बात मनवाने के लिए मैं उसके बेटे अलेक्जेंडर का उपयोग कर सकता हूँ। अगर मैं उसके गले पर चाकू रख दूं, तो ना चाहते हुए भी अनिका को वही करना होगा जो मैं चाहता हूँ। उसे अपने आप को मुझे सौंपना ही पड़ेगा। अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसे मेरे बच्चे की माँ बनना होगा। तभी क्रिस्टोफर के अंदर समाये आशीष ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। उस लड़की के साथ तुम इस तरह से सलूक नहीं कर सकते। क्रिस्टोफर ने आशीष की आवाज पर हावी होते हुए कहा, और तुम मुझे रोक नहीं सकते। तुम चाहो तो भी मुझे नहीं रोक सकते क्योंकि तुम एक कमजोर और लाचार इंसान हो। उस बूढ़े किंग के सामने भी तुम कमजोर थे, आज भी कमजोर हो और हमेशा कमजोर ही रहोगे। तभी आशीष ने भी अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, देखो, किंग से तुम भी नफरत करते थे और मैं भी नफरत करता था। तुम ये भूल रहे हो कि हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बेशक हमारे सोचने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, मगर हमारे विचार कैसे अलग अलग हो सकते हैं?
तुम उस लड़की के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। हालांकि क्रिस्टोफर और आशीष दोनों एक ही शरीर में रहते थे, मगर दोनों ही बूढ़े किंग से बहुत नफरत करते थे। बूढ़े किंग ने अपनी ही सैकड़ों औलादों को ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का शिकार बनाया था और तब से लेकर अब तक चाहे आशीष हो या क्रिस्टोफर, बूढ़े किंग से दोनों ही नफरत करते आए थे। और इसीलिए अब बूढ़े किंग ने यह प्लानिंग की थी कि ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के बाद किंग की बची हुई इकलौती औलाद यानी कि आशीष के साथ अनिका का रिश्ता बनाया जाए और अनिका को बूढ़े किंग की इकलौती औलाद के बच्चे की मां बनाया जाए। तब आशीष और क्रिस्टोफर दोनों ने ये बात मंजूर नहीं की। दोनों ने बूढ़े किंग के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए बूढ़े किंग से अपना रिश्ता तोड़ दिया। बूढ़ा किंग किसी भी तरह चाहता था कि अनिका के पेट में जो बच्चे पल रहे थे वो बूढ़े किंग का ही वंशज हो और इसीलिए बूढ़े किंग ने सारी प्लानिंग की और अनिका को रोहित मारवा के बच्चों की मां बनाया, जिसके बाद अनिका पूरी तरह से बदल गई। अनिका के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आया था उसे देखकर क्रिस्टोफर और आशीष दोनों ही हैरान हो गए थे। क्रिस्टोफर को अपनी गलती का एहसास हुआ, जबकि आशीष अनिका के प्यार में गिर गया। इस बात को लेकर दोनों के बीच कई बार बहस भी हुई थी और वो बहस कई बार हाथापाई में भी बदल गई थी। एक ही इंसान जब अपने साथ हाथापाई करता था तो वो नज़ारा अगर कोई देख लेता तो काफ़ी भयानक नज़र आता। मगर अक्सर क्रिस्टोफर और आशीष के बीच में जो लड़ाई हुई थी वो 4 दीवारों के भीतर हुई थी, जहां कोई और मौजूद न हो। आज भी आशीष अच्छी तरह से जानता था कि क्रिस्टोफर को रोकना उसके लिए आसान नहीं होने वाला था। क्रिस्टोफर को रोकने के लिए आशीष ने अपने ही एक हाथ से अपना ही गिरेबान पकड़ लिया। तभी क्रिस्टोफर ने दूसरे हाथ से आशीष का हाथ अपने गिरेबान से हटाया और अपने ही हाथों से अपने गाल पर जोर से थप्पड़ मारने लगा। कुछ देर तक आशीष और क्रिस्टोफर के बीच हाथापाई चली और उस हाथापाई में जख्मी हुआ शरीर झटके से जमीन पर गिर पड़ा। क्रिस्टोफर का कमरा कुछ इस तरीके से बनाया गया था कि क्रिस्टोफर के कमरे के अंदर जो भी बातचीत चल रही हो वो बाहर कोई नहीं सुन सकता था। उसके कमरे की दीवारों को साउंड प्रूफ बनाया गया था। कमरे के अंदर सैटेलाइट कनेक्टिविटी मौजूद थे। खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए क्रिस्टोफर अगर इस कमरे का इस्तेमाल किया करता था और अपने आदमियों को जरूरी और खुफिया जानकारी पास करने के लिए क्रिस्टोफर इसी कमरे का इस्तेमाल करता था और इसीलिए इस कमरे को इतना हाईटेक बनाया गया था। मगर आज जब क्रिस्टोफर अपने ही साथ खतरनाक हाथापाई में उतर गया था तब उसे बचाने के लिए कमरे में कोई मौजूद नहीं था। अपने ही साथ मारपीट कर रहे क्रिस्टोफर की आवाज सुनने वाला कोई वहां नहीं था, क्योंकि कमरे में साउंड प्रूफिंग की वजह से क्रिस्टोफर की आवाज बाहर तक नहीं जा पा रही थी। जमीन पर पड़े क्रिस्टोफर के मुंह से लगातार खून निकल रहा था। धीरे धीरे क्रिस्टोफर की सांसें भी धीमी पड़ती जा रही थी। फिर अचानक ही क्रिस्टोफर ने अपनी आंखें खोली और अपने ही शरीर को एक हाथ से सहारा देते हुए क्रिस्टोफर ने अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा कर लिया। क्रिस्टोफर जब इस बार आईने के सामने लौटा तो क्रिस्टोफर को अपनी ही 10 अलग अलग इमेज आईने के हर टुकड़े में दिखाई दे रही थी। मगर आईने में नजर आ रहे क्रिस्टोफर के हर चेहरे में एक बात कॉमन थी, चेहरे से लगातार खून बह रहा था। क्रिस्टोफर ने धीरे से अपनी जेब से अपना चश्मा निकाला और उसे साफ करके अपनी आंखों पर चढ़ा लिया। इस वक्त आईने के सामने जो शख्स खड़ा था वो क्रिस्टोफर नहीं बल्कि आशीष था। अपने चेहरे से खून साफ करते हुए आशीष ने फर्स्ट एड किट से कुछ दवाई निकाली और अपने आप को पटिया लगाना शुरू कर दिया। वहां क्रिस्टोफर के इस अजीब से मकान से कुछ किलोमीटर दूर गांव के बाहर एक सब्जी मंडी थी। तीनों देश की बॉर्डर पर बनी इस सब्जी मंडी के आने वाले ट्रकें रुकती, गांव के लिए जरूरी सामान सप्लाई करती। विजया खरीदारी के बहाने इसी सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने पहुंची थी। अलग अलग छोटे छोटे ट्रक में अलग अलग सब्जियां लादी गई थी और उनके बाहर खड़ा ट्रक का ड्राइवर गांव के लोगों को सब्जियां बेच रहा था। विजया भी एक एक करके हर ट्रक और टेम्पो वालों के पास जाकर बारी बारी से जरूरी सामान खरीद रही थी। फिर अचानक मंडी के बीचों बीच खड़े एक ट्रक के पास जाकर विजया ट्रक ड्राइवर के साथ नेगोशिएशन करने लगी। उस ट्रक ड्राइवर के साथ बातें करते हुए विजया बड़ी ही सावधानी से अपने आसपास देख रही थी। जब उसे यकीन हो गया कि क्रिस्टोफर का कोई आदमी उसका पीछा नहीं कर रहा था,
तब उसने अपने सामने खड़े ट्रक ड्राइवर से कहा, मैडम बिल्कुल सेफ है। मैडम ने आपके लिए एक खास मैसेज भेजा है। मैडम ने कहा है कि जब तक वो न कहें आप अपनी तरफ से कोई कदम मत उठाइएगा, वरना अलेक्जेंडर की जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। बिज्जा के सामने जो ट्रक ड्राइवर खड़ा था वो और कोई नहीं बल्कि रोहित मारवा था। मैं आप सबके लिए इतना मेहनत करती हूँ तो सिर्फ उसके बदले मैं आपसे यही उम्मीद करूँगी कि आप लोग मेरी वीडियो को ऑनलाइन देखें, डाउनलोड करके कृपया ना देखें।